नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन जत्थावर हमेशा की तरह कोई ना कोई नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। इन वीडियोस को आप लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, आप अपने कमेंट्स देते हैं, मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूं। तो यह सिलसिला हमारा पिछले 2 साल से चलता आ रहा है, निर्बाध चलता आ रहा है। रविवार की सुबह आप लोगों ने एक समय मेरे लिए बुक करके रखा है और उस समय में आप भी राह देखते हैं और मैं भी राह देखता हूं कि किस प्रकार मैं अपने मित्रों से जुड़ सकूं और उनसे बात कर सकूं। हम लगातार इन 2 वर्षों में डायबिटीज, मोटापा, हार्ट डिजीज और हार्मोन संबंधित रोगों के बारे में बात करते आए हैं और इन विषयों का मैं विशेषज्ञ हूं। तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि नहीं, एक सही तरीके से, एक सही अप्रोच के साथ क्यों ना इन बातों को सुना जाए। तो आज की इस कड़ी में भी हम कुछ इसी तरीके से प्रस्तुति करने वाले हैं। क्या होता है कि फैमिली हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। हमें रहता है ना कि हम अपने बाप दादाओं की कहानी सुनाते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने ये किया था, उन्होंने ये प्राप्त किया था, हमारे परिवार में ये चलता है, ये हमारी परंपरा है। हमें गर्व है कि हम इस परिवार के हैं और हमने ये काम किया था, हमारे पूर्वजों ने ये काम किया था, इसकी आधारशिला रखी थी, ये बुनियाद बनाई थी। तो पूर्वजों का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कहीं जाते नहीं। कहते हैं कि पूर्वज जो है वो आपके डीएनए में है, वो आपके साथ ही रहते हैं। भले ही उनका साथ समय के हिसाब से कालखंड में आपसे छूट गया है, पर वो आपके डीएनए में रचे बसे हैं। कहीं न कहीं वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, कहीं न कहीं उनकी बातें आपके जीवन में रूपांतरित होकर आती है। एक बड़ा कंसेप्ट है अटाविज्म का। कहते हैं कि अरे, आप तो अपने परदादा जैसे ही दिखते हैं, ऐसा कैसे होता है? तो साइंस ने बताया कि ये तो डीएनए के कारण होता है। अटाविज्म एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आप अपने परदादा जैसे ही दिखते हैं। तो ये तो बहुत सामान्य बात है। हमारे यहाँ सांस्कृतिक तौर पे भी हम पितरों की पूजा क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि पितर हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि वो परालोक में भी खुश रहें, ताकि जो उनके तत्व हमारे शरीर में है डीएनए के रूप में, वो भी हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहें और हम अपने जीवन को पूरी तरह से सशक्त तरीके से जी पाएं। तो कुछ ऐसी बातें मेटाबॉलिक इलनेसेस में भी आती है मित्रों। मैं हमेशा कहता हूं जो जिंदगी से जुड़ी हुई बीमारी है वो चयापचय की बीमारी है, मेटाबॉलिज्म की बीमारी है, जिसमें मधुमेह भी आता है, मोटापा भी आता है, थायराइड की बीमारी भी आती है, हार्मोन की अन्य बीमारियां भी आती हैं। और आप बोल सकते हैं कि हृदय रोग और ब्लड प्रेशर की बीमारी भी कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ी हुई है, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई है। एक समय आएगा लोग इन बीमारियों को भी अलग से ना रख के उसको मेटाबॉलिज्म और चयापचय से संबंधित कर देंगे। तो ये जो मेटाबॉलिज्म की बीमारी है, जिसमें प्रमुख तौर पे जिस पे आज मैं बात करूंगा वो है मधुमेह, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज। इनका पारिवारिक हिस्ट्री से क्या संबंध है, पारिवारिक इतिहास से क्या संबंध है? आपके दादा को बीमारी थी तो क्या आपके पिताजी को होगी? आपके पिताजी को थी तो क्या आपको होगी? आपके आने वाले बच्चों के बारे में लोग बहुत आशंकित होते हैं। तो वो पूछते हैं कि हमारे बच्चों को तो ये बीमारी नहीं जाएगी। तो इनके बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना एक बात की जाए। इन बीमारियों का संबंध आपके परिवार से और पारिवारिक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, पर वो किस तरह से जुड़ा हुआ है? अगर आप जेनेटिक लेवल पे बोले तो हाँ, मधुमेह की जो होने की प्रवृत्ति है वो परिवार में रहती है। बहुत सारे ऐसे जीन्स देखे गए हैं, ऐसे एसएनपीज देखे गए हैं, ऐसी बहुत सारे परिवर्तन देखे गए हैं जहां ये पाया गया है कि ये परिवर्तन अगर आप में परिवार में है, आपके पूर्वजों में है, तो आपके इसमें भी आ ही जाते हैं और धीरे धीरे ये रूपांतरित होते हैं बीमारी के रूप में। पर सब कुछ ये नहीं है, पर हाँ, ऐसे बहुत सारे जीन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, टाइप 1 के लिए भी, टाइप 2 के लिए भी, और बहुत सारी जेनेटिक डायबिटीज के लिए भी। वैसे ही ब्लड प्रेशर के लिए भी कुछ विशेष प्रकार के ऐसी चीजें होती है जो परिवार में जमा हो जाती है। जेनेटिक मेकअप में वो जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं और वो जो जेनेटिक चेंजेस हैं ब्लड प्रेशर के लिए, हृदय रोग के लिए, आपको कहीं ना कहीं दूसरों से ज्यादा आप में आशंका होती है। पर आशंका होने का मतलब बीमारी होना बिल्कुल भी नहीं है। दो आशंकाएं हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो दूसरी चीज इन जेनेटिक आशंकाओं को बल प्रदान करती है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, जीवन शैली।
तो जो जीवन शैली है वो भी आप अपने पूर्वजों से लेकर आते हैं। जो स्वीकृति है खान पान की, वो पारिवारिक स्वीकृति होती है कि हाँ, हमारे घर में तो, हमारा घर तो खाते पीते लोगों का घर है, हमारे यहाँ तो आधा से घी पिया जाता था, हमारे यहाँ ये मीठा तो हमेशा ही भोजन के बाद लिया ही जाता है, हमारे यहाँ ये संस्कृति है कि रोटी जो है वो बिना घी चुपड़े नहीं ली जा सकती। तो इस तरह के जो विचार हैं, रोटियों की मात्रा है कि भाई खाना तो इतना ही होगा, उसके बाद एक गिलास दूध होना जरूरी है, इतना तो भोजन सामान्य है, यही तो ताकत है। दादाजी के पास जो ताकत थी वो इसीलिए थी कि वो इतना भोजन करते थे। तो जो पारिवारिक स्वीकृति है ये भी कहीं ना कहीं आपके जीवन शैली को प्रभावित करती है, और खान पान के प्रति जो स्वीकृति है वो मित्रों सदियों चलती है। खान पान के लिए जो, मैं नहीं कह रहा कि आपका पारिवारिक भोजन गलत है, मैं बड़ा हिमायती हूं पारिवारिक भोजन का, पर उसकी समझ और उसकी मात्रा समय के हिसाब से परिवर्तित होते रहनी चाहिए। हमारे पूर्वज खेतों में काम करते थे तो 10-10 रोटियां खाना स्वाभाविक बात थी। 8-8 10-10 रोटी एक आदमी एक ही बार में बैठ के खा लेता था। आज अगर हमारी दादी जी देखें और हम दो ही रोटी या एक ही रोटी खा रहे हैं तो वो बोलेंगे बेटा तुम तो कमजोर हो जाओगे। पर दादी जी को ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारा जो यहाँ जीवन का प्रकार है, जो इस प्रकार हम काम करते हैं, वो बैठे बैठे काम करना है, ऑफिस गोइंग है, कंप्यूटर के सामने है। मेरा भी मरीजों को कंसल्टेशन देना में प्राय बैठे बैठे ही निकल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर मेरा भोजन 10 रोटी का होगा या 5 रोटी का होगा, और मैं घी भी लगाऊंगा और बाकी सब चीजें भी लूंगा, जो कि हमारे सांस्कृतिक रूप से, पारिवारिक रूप से, और एक कह सकते हो कि परिपाटी चली आ रही है, उनके अनुरूप एक बहुत अच्छा और हेल्दी भोजन था, पर आज वो प्रासंगिक नहीं है। तो भोजन की मात्रा कम करनी है, भोजन का प्रकार नहीं कम करना। प्रकार वही रहने दीजिए, घी भी लीजिए, घी बहुत अच्छा है, पर घी की मात्रा आपको, हमारे कुछ मित्र हैं कहते हैं कि आप तो एक एक कटोरी घी पी लेते हैं, पर वो एक एक कटोरी घी बचाने की क्षमता आज हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर परिवार में ऐसे ट्रेडिशन हैं उसका सम्मान करिए, हाथ जोड़िए। पूर्वजों का बिल्कुल मन में बहुत अच्छा सम्मान होना चाहिए। जिसने भी अपना पारंपरिक भोजन छोड़ा है, जिस भी समाज ने, कई ऐसे आदिवासी समाज हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा बीमारियां दिखेंगी। तो वो जो पारिवारिक भोजन है, जो परंपरा है, वो तो रचा बसा है, बस उसमें मात्रा का परिवर्तन करें। समय के हिसाब से हमारी जो जीवन शैली है वो थोड़ी शिथिल हो गई है, उसमें शारीरिक सौष्ठव की आवश्यकता कम है, तो हमें जरूरी है कि हम मात्रा कम करें। एक और फैक्टर आता है जिसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं। सबसे पहले हमने जेनेटिक्स की बात करी, दूसरी हमने परिवार की बात करी और ट्रेडिशंस की बात करी। जो तीसरी चीज है, तो आप बोलोगे कि एपिजेनेटिक्स क्या भला है। मित्रों, कई बार क्या होता है कि आपका वातावरण जो है, जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, उसका कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का, प्रदूषण का, बाकी समस्याओं का आपके शरीर में परिवर्तन आता है, पर डीएनए में परिवर्तन नहीं होता। पर डीएनए का जो, डीएनए में प्रोटीन परिवर्तन नहीं होता, पर जो प्रोटीन बनाना है, डीएनए की प्रक्रिया अल्टीमेटली आने आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में कभी कभार परिवर्तन आ जाते हैं और डीएनए में परिवर्तन नहीं आते, और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये परिवर्तन आपको रूपांतरित होते हुए दिखते हैं। बाप का है तो बेटे में रूपांतरित होगा। तो ये जो एपिजेनेटिक परिवर्तन है मित्रों, ये भी परिवर्तन लेकर आता है, और इनके कारण भी मधुमेह, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज आपको होने लगती है। तो जो एपिजेनेटिक परिवर्तन है ये भी एक कारण है। तो 3 परिवर्तनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो लाइफस्टाइल है, जिसपे आप परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपने पूर्वज नहीं बदल सकते। एपिजेनेटिक परिवर्तन में ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं कि ऑर्गेनिक भोजन लीजिए, जीवन में बाकी प्रभावों को कम करिए, कीटनाशकों के प्रभावों को, आपका यूरिया के प्रभाव को, आपके खाद के प्रभाव को, बहुत सारा ऑर्गेनिक जाकर, हो सकता है कि हम आने वाली जनरेशन को एपिजेनेटिक परिवर्तन गिफ्ट के तौर पे या उपहार के तौर पे ना दें। तो ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब बात आती है कि फैमिली हिस्ट्री है, आपको ये बीमारी होने की संभावना है, अब क्या करें। तो मित्रों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग वो अवस्था है जहां आपको ये पहले ही पता चल जाता है कि ये बीमारी होने की संभावना है, ये बीमारी हो सकती है, तो आप समझ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्क्रीनिंग टूल्स हैं जो कि पूर्वानुभव, या कह सकते हो कि पूर्वानुमान लगाते हैं। तो ये पूर्वानुमान लगाने वाले कैलकुलेटर्स डायबिटीज के लिए भी एडीए ने जारी किए हैं, हार्ट के लिए भी है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जारी किया हुआ है, वैसे ही ब्लड प्रेशर के लिए भी है। तो ये पूर्वानुमान वाले टेस्ट जो है,
कभी कभार फुर्सत में आपके डॉक्टर साहब आपको देख सकते हैं। जैसे मेरे पास मरीज आता है, उसकी गर्दन काली होने लगती है, मस्से आने लगते हैं, चेहरे पे कालापन आने लगता है, कांखों मैंने आर्म पिट्स पे कालापन आता है, मैं तो उनको चेता देता हूँ, भाई वजन बढ़ रहा है, आपका ये हो रहा है, तो आपको डायबिटीज होने की प्रबल संभावना है। फिर बोलते हैं कि मेरे पिताजी को भी डायबिटीज है, मेरी मम्मी को भी डायबिटीज है, मेरे दादा को भी डायबिटीज है, तो बात और उस बात को और बल मिल जाता है। तो वहां पे संभलना होता है, वहां पे अपना वजन कम होना करना होता है, वहां पे नियमित व्यायाम करना होता है। और ये जो कालापन है जिसको हम मैकेंथोसिस कहते हैं, वो बहुत जल्दी चला जाता है अगर आप मेहनत करते हैं। तो बिल्कुल चेहरा चमकता हुआ होना चाहिए। कहते हैं ना, चेहरे की चमक देखकर ही हमें शरीर का हाल समझ में आ जाता है। तो वो परिस्थिति आपको अपने शरीर के लिए भी सोचनी होगी। अभी कुछ दिनों पहले ही एक बच्चा 12-13 साल का आया, पूरा काला, काफी वजन भी था। तो उनको ये समझाने में काफी समय लगा कि ये जो चीजें हैं ये आप जमा करते जा रहे हैं, अब उस मासूम बच्चे को कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ परिवर्तन उनके माँ बाप में करना होता है। उनके माँ बाप की जो स्वीकृति है, हम फैमिली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो उनके माँ बाप के मन में स्वीकृति होती है कि खाते पीते घरों के बच्चों को इतना ही खाना चाहिए, इतना ही भोजन लेना चाहिए, और यही सही तरीका है। तो वहां परिवर्तन करने की आवश्यकता है। फिर आप स्क्रीनिंग करें, नियमित आप लोग टेस्ट करवाते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की जांच हुई, तो कोलेस्ट्रॉल की जांच में ट्राइग्लिसराइड हमेशा बढ़ा हुआ आता है। तो ट्राइग्लिसराइड मार्का है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो जिनके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए आते हैं उनको पहले थायराइड देखना चाहिए, और मधुमेह होने की संभावना के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार करना होता है, सजग हो जाना होता है, समझना होता है, और अपने आप को संभालना होता है। गर्दन काली है, मस्से दिख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की जांच में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आ रहा है, खाली पेट शुगर आपकी 100 आ रही है, भरे पेट भी आपकी शुगर 100 आ रही है, तो ये भी एक लक्षण है कि भविष्य में डायबिटीज हो सकता है। कुछ लोगों को भोजन के 2-3 घंटे के बाद अचानक से भूख लगने लगती है। तो जो ये भूख लगने की अवस्था है, ये भी प्री डायबिटिक अवस्था है। तो वैसे ही हार्ट के मरीजों के लिए भी कोलेस्ट्रॉल महत्वपूर्ण है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिए। तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 100 के अंदर होना चाहिए। तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिनको हृदय रोग है उसके पैमाने अलग हैं, वहां तो और 50-55 के अंदर रखना पड़ेगा, पर जिनको हृदय रोग नहीं है वो 100 के अंदर रखें। कोलेस्ट्रॉल के भी प्रकार है। हम क्या होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल की जांच देख लेते हैं, पर क्या होता है मित्रों, ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल की जांच है इससे ज्यादा छलावा कुछ नहीं। टोटल कोलेस्ट्रॉल की कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिए एचडीएल, जो कि एक अच्छे प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है, वो ज्यादा होना चाहिए, पुरुषों में 40 के ऊपर, महिलाओं में 50 के ऊपर। फिर आप देखिए एलडीएल, एलडीएल कम होना चाहिए, प्राय 100 के अंदर होना चाहिए। जिनको हृदय रोग है वो 50 के अंदर करते हैं। इसके अलावा जो आप ट्राइग्लिसराइड है, वो मार्का है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो आपके अगर कोलेस्ट्रॉल की जांच में ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए आते हैं, तो आप इसको दौड़ना, भागना, कसरत करना, ज्यादा मीठे भोजन और तला भुना भोजन कम करेंगे, और अल्कोहल बूजिंग कम करेंगे, तो भी ट्राइग्लिसराइड्स नियंत्रित होने लग जाएंगे। वजन कम करिए, इस तरह का भोजन लीजिए, एक्सरसाइज में परिवर्तन करिए। तो ये इनिशियल मार्कर है, ये कह सकते हो कि ये अंदेशा देते हैं कि बीमारी अब दरवाजा खटखटा रही है। तो आपको संभलना होगा। ये जब भी समय आपकी जांचों में आता है, तो ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट आपकी मदद करेंगे। ब्लड प्रेशर की भी, बीपी की जांच करेंगे, तो बीपी की जांच के दायरे हैं, उन दायरों में जब भी आता है तो डॉक्टर साहब आपको बताने लगते हैं कि भाई बीपी, अब कई बार ऐसा होता है कि मरीज बोलते हैं कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ चलता है, पर मैं तो बगैर दवा के रहता हूँ, बिल्कुल ठीक रहता है। तो मुझे उनको बताना पड़ता है कि आपका इलाज उन क्षणों के लिए हो रहा है जब बीपी आपका 200 के ऊपर, नीचे का बीपी 110 120 के ऊपर चला जाए, एक्सिलरेटेड या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो जाए, और लकवा ना लग जाए, दिल ना बैठ जाए, गुर्दे में खराबी ना आ जाए। उन विशेष पलों के लिए बीपी की दवा आपको लगातार लेनी होती है। तो बीपी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर नपवाइए। बढ़ा आता है तो नियमित डॉक्टर की सलाह में रहिए। कोलेस्ट्रॉल जरूर देखें, शुगर, खाली पेट और भरे पेट की जांच देखें। 3 महीने का एवरेज, जो भी 25 से 30 साल के ऊपर का इंसान हो गया है, जिसके परिवार में हिस्ट्री है डायबिटीज की, उसको साल में एक बार करवा लेना चाहिए। तो इन चीजों से मित्रों क्या होगा कि आपको ये बीमारियां होने वाली होंगी तो दरवाजे पर जब रहेंगी तभी पता चल जाएगी, इनकी खनक समझ में आ जाएगी, और जब ये दरवाजा खटखटाए उससे पहले ही आप इनको रोक दोगे, निकलो बाहर घर के। तो ये चीजें संभव है एक अच्छी प्रकार की स्क्रीनिंग से। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, दौड़ना, भागना, कसरत करना। खाने पीने के बारे में आज विस्तार से बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं लगातार करता रहता हूँ। नियमित भोजन लीजिए, संयमित भोजन लीजिए, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए,
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंशन तनाव नहीं होनी चाहिए, बिहेवियरल चेंजेस होने चाहिए। कई बार क्या होता है, जो तनाव करने की प्रवृत्ति होती है ना, आपको स्वभाव के तौर पे अपने माँ बाप से मिल जाती है, तो वो प्रवृत्ति भी त्यागनी होगी, उसको तजना होगा। ये चीजें करनी होंगी कि कहीं आप ऐसा करिए कि हफ्ते में एक दिन कहीं योगा क्लास में जाइए या कहीं ध्यान केंद्र में जाइए, कहीं आप अपने धार्मिक स्थल पे जाके 5 मिनट बैठ जाइए आंख बंद करके। तो आपके जीवन में बहुत खुशियां आएंगी। जो शांति आपको मिलेगी वो आपका मार्ग प्रशस्त करेगी और आपको बताएगी कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं और कैसे उसको सुधारा जा सकता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, तनाव कम करिए, नियमित वॉक करिए, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए और हमेशा खुश रहने का प्रयास करिए। सकार भाव रखिए। नकार भाव में क्या होता है कि इसने मेरे से खिलाफ ये किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। क्या होता है कि मित्रों, ये तो हर परिस्थिति, हर रिश्ते में आएगी, हर प्रकार के सामाजिक संसर्ग में आएगी। और जो समझदार आदमी होता है, धीरे धीरे अब मुझे भी समझ में आने लगा है, तो जो समझदार आदमी होता है वो केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान देता है। उसके लक्ष्य की प्राप्ति ही उसका जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है और वो इधर उधर की बातों में प्रभावित नहीं होता, किसी से बदला लेने के लिए उद्यत नहीं होता, किसी को नीचे दिखाने की इच्छा नहीं रखता। उसके मन में बस यही रहता है कि वो अपनी सिद्धि करे और आगे बढ़े और किसी का बुरा ना करे। सबका भला करते हुए भी जीवन में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं और ऐसा ही आगे बढ़ना वास्तविक अर्थों में सफलता का पैमाना है। तो आशा है मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल में भी, चयापचय के क्षेत्र में भी आप अपने झंडे गाड़ेंगे और जो आपका अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा है, जो कि मेटाबॉलिक खूबसूरती और शारीरिक खूबसूरती आपको प्राप्त करवा रहा है, उसका घोड़ा कभी रुके ना। और कहीं कहीं रोके तो आप सशक्त तौर से, सकारात्मक रूप से अपने मार्ग के रोड़े को हटा पाएंगे और जीवन में सफल हो पाएंगे। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।